प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम अपने भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के निरंतर टॉपिकों की सीरीज़ में एक नए टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत हैं। मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र। जैसा कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब दो आवेशों को एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। अर्थात यह अवधारणा हो सकती है कि एक आवेश या आवेशों का समूह अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता होगा। और कहाँ तक ये क्षेत्र, जहाँ तक ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से अगर बाहर कोई आवेश है तो इस पर इसके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आवेश अगर इसके क्षेत्र के अंदर है तो इस पहले आवेश के कारण इसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा या इनके बीच में कोई ना कोई अन्योन्य क्रिया होगी। इस अवधारणा के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। जो ये अन्योन्य क्रिया बोला है, यही विद्युत बल है। जो मैंने परिभाषा भी लिखी है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको ऐसे समझेंगे कि ये मान लीजिए हमने कोई एक आवेश प्लस के ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही आवेश रखा, बिंदु आवेश है, तो इस आवेश का प्रभाव कहीं ना कहीं इसके चारों ओर समरूप रूप से होता होगा। मान लीजिए ये इतने भाग तक इसका प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये इतना जो भाग है इसके चारों ओर का, ये इस आवेश का क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र है। कि इसके अंदर किसी अन्य आवेश को, ये Q2 आवेश है, किसी अन्य आवेश को इस क्षेत्र के अंदर लाया जाए तो ये वाला आवेश है ना, जो Q2, इस प्लस Q आवेश के कारण बल का अनुभव करेगा। यानी इसके ऊपर कोई ना कोई बल आरोपित होगा, किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया होगी। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि Q2 और पहले वाले आवेश की प्रकृति कैसी है। यदि दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं, यानी समान प्रकृति के हैं, तो ये प्रतिकर्षण करेंगे। एक प्लस और एक माइनस विपरीत प्रकृति के हैं तो ये आकर्षित करेंगे। यानी जितने इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वो उसके चारों ओर का क्षेत्र पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये दूसरे का नहीं है। ये कौन से का होगा? जो हमने पहला आवेश रखा इसका। कोई अन्य आवेश Q0 इसके चारों ओर के भाग में लाने पर अन्योन्य क्रिया करे तो इसका विद्युत क्षेत्र होगा। इसकी अवधारणा फैराडे ने की थी। उसने बताया कि यदि कोई Q आवेश हो, यानी Q आवेश का कोई भी आवेशित कण है और वो विद्युत बल का अनुभव करता हो उस क्षेत्र के अंदर, तो उसके ऊपर लगने वाला बल आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ये ध्यान रखना, E जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं। तो F क्या है? उन आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम का बल। Q कौन सा है? जिस आवेश के ऊपर बल लगेगा। और E क्या है? E
विद्युत क्षेत्र है। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर है F/Q, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। एक यहाँ मैंने टॉपिक लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम दोनों को पढ़ेंगे, फिर दोनों में तुलना देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आशय है कि किसी आवेश के चारों ओर का ये प्लस Q आवेश है, Q1 है, इसके चारों ओर का ये भाग है। इस भाग में हर बिंदु के ऊपर, प्रत्येक बिंदु के ऊपर जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे, ऐसे इस क्षेत्र में यहाँ बिंदु है A, यहाँ बिंदु है B, यहाँ बिंदु है C, यहाँ बिंदु है D। यानी आप देखेंगे कि इसके केंद्र से दूरी A की R1 है, B की R2 है, इसकी R3 दूरी है, इसकी R4 दूरी है। और आप क्या पा रहे हैं, R4 बड़ा है R3 से, R3 बड़ा है R2 से, इस तरीके से। और F व्युत्क्रमानुपाती R² व्युत्क्रम के वर्ग का नियम की पालना करता है। अगर R का मान बढ़ेगा तो F का मान क्या हो जाएगा, कम। तो ये कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं के ऊपर, ये जो अलग अलग बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर बल का मान अलग अलग होगा। क्षेत्र तो ये भाग, संपूर्ण भाग तो क्षेत्र कहा जाएगा, लेकिन बल देखोगे तो आप अलग अलग होगा। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस बिंदु पर रखे गए इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसका क्या अर्थ है कि मान लीजिए ये Q आवेश है, ये इसका क्षेत्र है। हम इस बिंदु की बात करते हैं, A बिंदु पर यहाँ परीक्षण आवेश रख दिया Q0, इनके बीच की दूरी होगी R। तो इस आवेश के द्वारा, Q आवेश के द्वारा बिंदु परीक्षण आवेश Q0 पर इस बिंदु पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर करेगी, R के ऊपर। अगर R का मान कम हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और R का मान अगर अधिक हो जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर है Q1 Q2/R² था। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, E बराबर है F/Q1। अगर Q1 आवेश को लेके आते हैं, Q2 हमने मूल आवेश लिया और इसके चारों ओर का क्षेत्र निकालना है, तो Q1 आवेश को लाना पड़ेगा। और इस मान को रखोगे तो क्या बन जाएगा, E का फॉर्मूला बन गया हमारे पास Q1 Q2/R² और Q1 से भाग दे दिया, Q1 से Q1 कटेगा, तो E बराबर है Q2/R², यानी R के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे जैसे R का मान बदलेगा, E का मान बदलता चला जाएगा। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ये कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न किसी आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न दूरी पर या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भिन्न भिन्न होता है। तो हम जो ये परीक्षण आवेश है, ये है क्या चीज़, हम अब इसकी चर्चा करेंगे। मैंने इसी टॉपिक में नीचे भी दर्शाया है कि परीक्षण आवेश वास्तव में एक अत्यंत अल्प धन बिंदुवत आवेश है। यानी Q0 से इसको प्रदर्शित कर देंगे, प्लस का आवेश है और ये बहुत अल्प मात्रा में आवेश है। अल्प का मतलब बहुत कम मात्रा है इसकी, इतना कम मात्रा है कि इसका खुद का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र न होने का मतलब क्या हुआ कि इस परीक्षण आवेश के कारण किसी दूसरे पास रखे गए आवेश पर कोई भी इसके कारण बल आरोपित नहीं होगा। इतना महीन आवेश होता है, इतना छोटा आवेश होता है कि इसका खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता। अर्थात इसके निकट किसी अन्य आवेश को लाएं तो किसी प्रकार का विद्युत बल का अनुभव नहीं होगा। और ये बात भी ध्यान रखना है कि ये केवल एक कल्पना मात्र आवेश है। Q0 क्या है, ये कल्पना मात्र, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। क्योंकि कितना भी छोटा आवेश हो,
तो उसका क्षेत्र होगा ही होगा। इसलिए ये केवल कल्पना मात्रक है कि हम वास्तव में इतना कम आवेश की बात करते हैं, बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश, जिसका खुद का स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता हो। तो ये आपको नीचे भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ भी हम इसकी एक बार चर्चा करेंगे। ये देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो हमें किसी भी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर इकाई धनावेश मानकर उस बिंदु के ऊपर इकाई धनावेश पर लगने वाले बल का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ये हमने प्लस क्यू है, ये आवेश है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र हो गया। हम इस बिंदु के ऊपर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु के ऊपर, ए बिंदु के ऊपर इकाई धन परीक्षण आवेश Q0 प्लस ले लिया हमने, यहाँ रख दिया इस ए बिंदु के ऊपर। इस प्लस क्यू के से हम इसकी दूरी माप लेंगे। तो इस ए बिंदु पर कूलाम के बल का नियम से हम जो सूत्र था हमारा, बल का मान निकाल लेंगे। और बल का मान आपको ध्यान है, F बराबर है K Q0 बटे हुए R स्क्वायर। तो यहाँ जो बल आया है, इस बल का मान से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो बल इतना हो गया। अब सूत्र क्या था, सूत्र हमारे पास सिंपल सा था कि E बराबर है F बटे इकाई परीक्षण आवेश Q0। तो Q0 कटेगा तो सूत्र क्या बचेगा, KQ बटे R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। यहाँ अब ध्यान रखने की बात है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का वह भाग है जहाँ तक इस किसी आवेश का अन्य आवेश पर प्रभाव देखा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का भाग है, यानी त्रिविमीय संरचना है ये त्रिविमीय संरचना, जहाँ तक इस रखे गए आवेश का किसी अन्य आवेश पर प्रभाव देखा जाए वो विद्युत क्षेत्र है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र भौतिक राशि नहीं है, ये केवल एक भाग है जहाँ तक आवेश का प्रभाव देखा जाता है। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भौतिक राशि है, यानी किसी आवेश के चारों ओर के भाग में किसी निश्चित बिंदु के ऊपर लगने वाले एकांक कूलाम बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आप अच्छे से समझना, विद्युत क्षेत्र भाग है आवेश के चारों ओर जहाँ तक इसका प्रभाव पड़े, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु पर, यानी किसी एक बिंदु पर इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान है। यानी विद्युत क्षेत्र भाग है, भौतिक राशि नहीं है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भौतिक राशि है। ये इसमें मूल अंतर है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मान लीजिए ये प्लस का Q आवेश है, यहाँ हमने परीक्षण आवेश Q0 रखा, इसके क्षेत्र में रखा, इस पर लगने वाला बल, अगर ये प्लस का आवेश है, ये हमारा धनावेश लेते हैं, तो आप बल किधर लगेगा, बाहर की ओर। ये तो जिस दिशा में बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी वही होगी। यानी किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा इकाई धन आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा में ही होती है। अगर वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है या उसको प्रतिकर्षित करता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि कूलाम का बल भी सदिश राशि थी और E का मान क्या है, F बटे Q, और F अगर सदिश राशि है तो E भी सदिश राशि, यानी दायां भाग और बायां भाग दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होने चाहिए। इसलिए बल की दिशा में ही E की दिशा होती है। ये सदिश राशि है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, E से प्रदर्शित करते हैं। यह मैंने परीक्षण आवेश के बारे में लिखा है कि इकाई धन परीक्षण आवेश अत्यंत अल्प धनावेश होता है, इसका विद्युत क्षेत्र नगण्य या नहीं होता, यानी इसका आवेश, इस आवेश के कारण कोई भी क्षेत्र नहीं होता, और किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका खुद का क्षेत्र होता नहीं, इसलिए
जिस आवेश के क्षेत्र में लेके जाओगे उस आवेश के क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव ये नहीं डालेगा। मान लीजिए एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर लगने वाला बल F है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर है F/Q0। ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब इसका मात्रक निकालना हो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक इसका वोल्ट प्रति मीटर, जो V/m लिखा मैंने, V वोल्ट है और m मीटर है। आप जब भी इस पे कई बार मैंने देखा है कि बोर्ड की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन कूलाम इनवर्स यानी न्यूटन प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है, किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहते हैं। वह मात्रक है, वह सदिश है या अदिश। जैसे ही न्यूटन प्रति कूलाम पूछा गया तो न्यूटन किसका मात्रक हो गया, बल का, और कूलाम किसका मात्रक का, आवेश का। F/Q किसका हो गया, E का। तो आप फटाक से इसका आंसर दे देंगे कि न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। तो हम कह देंगे यह एक सदिश राशि है। इसके बाद ये मैंने परीक्षण आवेश के बारे में लिख रखा है कि अत्यंत अल्प बिंदुवत धनावेश होता है, इसका कोई क्षेत्र नहीं होता, यह केवल कल्पित आवेश है। कल्पित का मतलब कल्पना मात्र है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके बाद आता है कि विमा सूत्र। विमा सूत्र कैसे निकालें। देखिए इतने ज़्यादा भौतिक राशियां हैं कि सबके विमा सूत्र निकालना और डायरेक्ट उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपके लिए भी रटना पड़ जाएगा, और रटना हमें है नहीं, इनको हम निकालना सीख लेंगे। निकालना कैसे सीखेंगे, उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे, जब हम किसी भौतिक राशि के बारे में जानेंगे तो उसका सूत्र याद करेंगे। जैसे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्र सूत्र क्या है, F/Q। एक तो हमें ये फायदा मिल गया कि हमें इसके सूत्र का पता लग गया। जैसे ही सूत्र का पता लग गया तो आसान शब्दों में हो गया, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये हमें इसके मात्रक का भी पता लग गया कि न्यूटन प्रति कूलाम। फिर विमा सूत्र कैसे निकालेंगे, बल का विमा सूत्र क्या होता है, M1 L1 T-2। बल का क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, M1 L1 T-2 बटे हुए क्या था, आवेश, बटे हुए आवेश का विमा सूत्र क्या है। आप जो हमने प्रथम वीडियो का सेकंड भाग देखा था उसमें मैंने आवेश का मात्रक लिखा था। मैंने वहाँ आपको बताया था कि आवेश मूलभूत राशि नहीं है, जबकि मूलभूत राशि कौन थी, एम्पियर यानी धारा, और धारा से बनाया था तो क्या था, A1T1, ये मात्रक हो गया। यानी बल का विमा सूत्र हमें पता लग गया, ये 11वीं क्लास में। आवेश का विमा सूत्र मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, A1T1। अब इसको एडजस्ट करेंगे, जो नीचे बटे के साइन में नीचे की तरफ भाग में इनको ये प्लस में घात हैं, जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात क्या हो जाएंगी, माइनस में। जैसे m नीचे और ऊपर कोई m, एक m है ऊपर, सिर्फ m की घात 1। l कितना है, सिर्फ ऊपर है l की घात 1। t कितने हैं, यहाँ -2 है, नीचे +1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा, और a नीचे है, इसकी घात तो -1। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 L1 T-3 A-1, और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। ये हमारा विमा सूत्र निकालने का तरीका है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका विमा सूत्र क्या है, M1 L की घात 1 T की घात -3 और A की घात -1। उसके बाद आती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने ऊपर भी आपको समझाया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही दिशा होगी जो उस क्षेत्र में रखे किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी। यानी यदि कण धनावेशित है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यदि कण ऋणात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी।
धनात्मक स्रोत बिंदु आवेश हों यानी प्लस के आवेश हों या सम आवेशित गोलाकार हों। जैसे सम आवेशित गोलाकार का मतलब कैसे है, जैसे ये गोलाकार वस्तु है, इसके ऊपर ये आवेश फैला हुआ, इनके कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की तरफ होगा। ये बात ध्यान रखें। जैसे ये प्लस का आवेश हो तो इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, त्रिज्यीय रूप में होगी। त्रिज्यीय शब्द है कि यहाँ त्रिज्यीय, त्रिज्यीय, मैं दोबारा लिखता हूँ, त्रिज्यीय, त्रिज्य, इसका अर्थ क्या होता है, त्रिज्यीय, इसका ये अर्थ है त्रिज्या के अनुदिश। जैसे ये हमारा एक गोला है प्लस का आवेश, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है ये, तो इसी रूप में बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ये बाहर की ओर जाएंगी, ये सब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये ध्यान रखना, त्रिज्यीय रूप में होती है, त्रिज्या के अनुदिश होती है। यदि हमारा आवेश जो मैंने ऊपर लिखा, यदि धनात्मक स्रोत है या समावेशित गोलाकार आवेश है, यानी ऐसे धन आवेश हो तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी बाहर की ओर, ई, सभी रूपों में होगी, यानी सभी दिशाओं में समान रूप से होती है ये ई। अगर हमारा आवेश ऋणावेश है तो इसकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर, त्रिज्यीय रूप में, पृष्ठ के लंबवत होगी, अंदर की ओर आएगी, ये दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इनकी दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं। परिभाषा मैंने फिर दोबारा लिख रखी है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल व आवेश के अनुपात के बराबर होती है। इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि बल बटे हुए आवेश, इसको भाग में संख्या होती है, उसको अनुपात बोलते हैं, बराबर ई। यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर, उस बिंदु पर कौन आवेश रखा है, क्यू, इस पर लगने वाले बल व इस आवेश के अनुपात के बराबर होती है। इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि हमारा आवेश क्यू 1 कूलाम हो तो ई का मान क्या हो जाएगा, इसको 1 कूलाम रख के देखो तो ई का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर। ये रहा, ये हमारा सूत्र है। Q0 अगर 1 हो तो ये मैंने मान रख के दिखा रखा, ई बराबर F/1, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ, ये मैंने जो लिख दिया, ई बराबर एफ। अर्थात एकांक धन आवेश पर कार्य करने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। तुल्य का मतलब बराबर होता है। यदि हमारा आवेश क्यू हो, 1 कूलाम न हो के क्या हो, आवेश क्यू हो, तो बल किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू ई, और ई किसके बराबर हो जाएगा, इस क्यू को इसके बटे में ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, यहाँ से हटा के, तो ई का सूत्र F/Q के बराबर हो जाएगा। तो इसका भौतिक महत्व यही है कि यदि हमें किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लग जाए तो हम किसी भी आवेश पर उस बिंदु पर रखने पर लगने वाले बल का या कूलाम बल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। यदि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समय के साथ बदल रहा हो तो उसे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ लगातार परिवर्तनशील है, लगातार बदल रहा हो, जैसे पहले 5 न्यूटन पर कूलाम है, फिर 6 हो जाए, कभी 3 हो जाए, तो उसको हम परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यदि परिवर्तित नहीं हो रहा हो तो उसको अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र कह देंगे। इसके बाद हम इसको सूत्र के रूप में देखना चाहें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा एक आवेश है Q, ये Q आवेश है, इससे R दूरी पर इसी के क्षेत्र में, ये इसका क्षेत्र बना दिया मैंने ऐसे गोलाकार, यहाँ हमने इस बिंदु पर कोई आवेश Q0 रख दिया। तो इन दोनों आवेशों के बीच में Q और Q0 के बीच में लगने वाला कूलाम बल कैसे लिखोगे, वो हो जाएगा F बराबर है K Q0 बटे हुए R स्क्वायर। यानी यदि किसी बिंदु आवेश प्लस Q के कारण
किसी r दूरी पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कूलाम बल का मान ये है, F बराबर K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर है F बटे Q0। F का मान ये है, इसको यहाँ इस F की जगह पे रखोगे तो क्या बन जाएगा, E बराबर है, F का मान रखता हूँ K Q Q0 बटे हुए R स्क्वायर, और किससे भाग देना है, Q0 से, तो Q0 से Q0 कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, E बराबर है, K का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का मतलब हो गया ये निर्वात में है। यदि माध्यम बदल दिया जाए और यहाँ भी मैं 0 लिख दूँ तो इसका मतलब ये निर्वात में है, माध्यम बदल, इसको समीकरण 1 मान लिया। यदि यही आवेश निर्वात की बजाय किसी माध्यम में रखे हों तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन m हो गया माध्यम, आवेश वही है, दूरी वही है। ये समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें, तो समीकरण 1 को जब समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दो, E0 बटे E बराबर है, ऊपर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन R स्क्वायर दोनों में एक जैसा कट जाएगा, 1/4 पाई भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बच गया बराबर है, ऊपर तो 1/एप्सिलॉन 0 बच गया और नीचे 1 बटे हुए एप्सिलॉन m। इस एप्सिलॉन m को पलट के ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, E0 बटे E बराबर है एप्सिलॉन m बटे हुए एप्सिलॉन 0, और ये किसके बराबर था, एप्सिलॉन r, या K भी कह सकते हैं हम इसको, ये है प्रावैद्युतांक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, E0 बटे हुए E बराबर है प्रावैद्युतांक K कह लो या इसको एप्सिलॉन r कह सकते हैं। तो अब E का मान निकालना हो तो ये E उस दिशा में चला जाएगा और एप्सिलॉन r नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, E बराबर है E0 अपॉन K। ये आपका किसी अन्य माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ संबंध है। ये न्यूमेरिकली बहुत इसका प्रयोग होगा। ये जो मैंने यहाँ निकाला हुआ है आप इसको अच्छे से यहाँ से भी देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे समझा दिया इसको कि ये आंसर आया कैसे है। अब हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम क्या चाहते हैं, ये जो आपका आवेश है Q प्लस Q आवेश है, इसके कारण हम किसी बिंदु पर, ये बिंदु A है या P कह लो, इस बिंदु ये नाम दे रखा P, तो इस बिंदु हम क्या करेंगे कि एक धनात्मक आवेश Q बिंदु O पर ले लिया, ये O बिंदु है यहाँ रख दिया, इस आवेश के कारण हम किसी बिंदु P पर एक Q0 आवेश रखेंगे जिसको एकांक परीक्षण आवेश कहते हैं, और O से P के बीच की दूरी कितनी है, R। तो हम क्या चाहेंगे कि इस आवेश के कारण इस Q0 पर लगने वाला कूलाम बल क्या होगा, यानी कूलाम के नियम से Q0 पर कार्य करने वाला बल क्या हो गया, F बराबर है K Q Q0, F बराबर है K Q Q0 बटे R स्क्वायर। K का मान रखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, निर्वात में हो जाएगा ये। फिर हम क्या चाहते हैं कि बल तो निकल गया, कूलाम का बल निकल गया, कूलाम का बल निकल गया, तो अब क्या है हमारे पास फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, E बराबर है F बटे Q0, यानी ये जो निर्वात में हमने सूत्र निकाला इसको Q0 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 कटेगा, तो जो शेष भाग बचेगा वो क्या हो जाएगा, E बराबर है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, जो ऊपर भी समझा दिया मैंने वैसे का। अब ग्राफ बनाना हमने, अब यहाँ दो तरह के ग्राफ बनेंगे, ये चित्र से देख सकते हो कि हमारा सूत्र क्या आया है, E व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर। या तो आप E और R के बीच ग्राफ बना लो, या आप E के और 1/R स्क्वायर के बीच ग्राफ बना लो, दो तरह का। देखिए ये हमने ग्राफ खींचना है,
ये ई है, ये आर है, यानी ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है। यानी जैसे जैसे आर का मान बढ़ाते जाओगे, आर का मान बहुत कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत। ये बढ़ाओगे तो ये कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हम आर का मान इस दिशा में बढ़ाएंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, कम होता होता कम हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अगर आप ग्राफ इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि ये 1/r² है और इधर आपका ई है, यानी ई बराबर है 1/r²। जब r के साथ संबंध देखें तो उल्टा है, और इस पूरे के साथ संबंध देखें तो ये बराबर में है, यानी ई बराबर है 1/r²। जैसे जैसे 1/r² का मान बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे 1/r² का मान कम होगा तो ई का मान कम होगा। तो जैसे जैसे 1/r² का मान बढ़ेगा तो ई का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको पेपर में इस बात का ध्यान रखना है कि वो ई और आर के बीच ग्राफ देते हैं या ई और 1/r² के बीच ग्राफ देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आर के साथ ग्राफ दिया है तो ये पहले वाला ग्राफ बनेगा, क्यों, आर बढ़ने पर ई घटेगा। और पूरे 1/r² के साथ ग्राफ दें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के बराबर होगी। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसके अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम चाहेंगे कि इसके कुछ न्यूमेरिकल किए जाएं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, इससे संबंधित मैं इनको समझा देता हूं कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल किस प्रकार हम हल करेंगे। प्रथम न्यूमेरिकल है कि 16 गुना में 10⁻6 कूलाम आवेश, यानी Q का मान तो कितना दे दिया, 16 गुना में 10⁻6 कूलाम आवेश पर 6.4 न्यूटन बल, यानी F का मान कितना हो गया, 6.4 न्यूटन बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए 3 चीज़ें हैं, आपको Q दे रखा है, आपको F दे रखा है, आपको क्या निकालना है, E, और आप संबंध जानते हैं कि E बराबर है F/Q, ये आपका फॉर्मूला है। F कितना है 6.4 और Q कितना है 16 गुना में 10⁻6। काट के देख लें, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 16 से काटोगे 16 पे 4 कटेगा, ये -6 है, ये नीचे 10 है, ये प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा माइनस का 5, ये बच गया 4/10⁻5। इसको ऊपर लेके जाओ, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे घात किस चीज़ की है, माइनस की, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, ई बराबर है 4 गुना में 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक अवश्य लिखें, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आसान सा फॉर्मूला था कि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। आपको आवेश दे रखा था और आपको निकालना क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपको बल दिया हुआ था। तो आपका सिंपल सा सूत्र था कि F बराबर है QE, और E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा F/Q। F का मान 6.4 और Q का मान कितना हो गया, 16 गुना 10⁻6, और आपका आंसर हो गया 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए व बी पर समान आवेश Q रखे हैं। त्रिभुज के तीसरे शीर्ष C पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं पहले इसका चित्र समझा देता हूँ। त्रिभुज कैसी कही है इसने, समबाहु त्रिभुज। ये आपकी समबाहु त्रिभुज हमने ले ली। समबाहु त्रिभुज का अर्थ यही है कि सभी भुजाएं समान हैं, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, सभी भुजाएं क्या होगी, समान। और इनके बीच जो कोण है ये तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के, इसलिए इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष हमारा बी है, इसके ऊपर आवेश कितना है Q, और इसके ऊपर भी आवेश कितना है Q, क्योंकि इसने कहा दोनों आवेश समान है। तीसरे शीर्ष C पर, यानी ये बिंदु C है, इस भाग पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे।
देखिए इसका चित्र एक बार आप अच्छे से और समझने की कोशिश करें। ये क्यों रखा है आवेश, यहाँ भी क्यों रखा है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो क्या होगा, यहाँ हम किसको मान लेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को मान लेंगे। सी बिंदु पर Q0 रखा है, ए के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल निकाल लेंगे। ये दिशा हो जाएगी इसकी F1 कह लो या FA कह लो, बल हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो E बन जाएगा, EA। फिर B आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो उसकी दिशा ये हो जाएगी, क्योंकि ये भी प्रतिकर्षण करेंगे, EB। तो आप क्या देख रहे हैं, EA और EB दोनों एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए। ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये ऊपर वाला कोण भी कितना होगा आपका, 60 डिग्री का। और सदिश राशि थी, दो सदिश राशियां, जैसे ये EA है, ये भी सदिश राशि है, ये EB सदिश राशि है, और इनके बीच में थीटा बराबर है 60 डिग्री कोण हो, तो परिणामी बल क्या होता है, परिणामी बल इन दोनों का परिणामी बल इस दिशा में हो जाएगा, उसको बोलेंगे E। और वो भी कौन से बिंदु पे था, C पे, तो EC कह देंगे किस। और हम सदिश नियम क्या जानते हैं कि जब दो सदिश दे रखे हों और उनके बीच में कोण दे रखा हो तो परिणामी मान क्या होता था, A। मान लीजिए दो सदिश हैं A और B, उनके बीच थीटा कोण हो तो सूत्र हमारा होता था A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ क्या था, EA का स्क्वायर, फिर क्या हो गया EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos ऑफ थीटा। देखिए EA का मान निकाल लो, EB का मान निकाल लो और थीटा का मान 60 रख देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम इसकी का सॉल्यूशन करते हैं। ये मैंने त्रिभुज ले ली, ये Q है, ये Q है, ये A पे है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। यहाँ दूरी कितनी है A, इसकी भी दूरी कितनी है A, ये बिंदु C। A व C के मध्य तीव्रता, सूत्र लगाएंगे, EA बराबर है, सूत्र क्या होता था, याद करके देखो, KQ अपॉन दूरी का वर्ग, K कांस्टेंट हो गया, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन कर लो। आवेश कितना है Q, और दूरी कितनी होगी स्मॉल a, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, A का स्क्वायर। तो EA का मान कितना हो जाएगा हमारा, EA का मान हो गया हमारा KQ बटे हुए A का स्क्वायर। ये समीकरण 1 बना दिया हमने। यानी हम क्या लिखेंगे कि C बिंदु पर, बिंदु A पर रखे Q आवेश के कारण बल बराबर है EA बराबर क्या हो गया, KQ अपॉन A स्क्वायर। फिर लिखेंगे इसी प्रकार, यानी ये त्रिभुज है, ये तो A का C के ऊपर प्रभाव देख लिया, अब B पे भी कितना आवेश रखा है, इतना ही आवेश रखा Q। दूरी भी कितनी है B और C के बीच में A, और माध्यम भी वही है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे कि B बिंदु पर रखे आवेश Q के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका नाम हो गया EB बराबर है, क्या हो जाएगा, ये भी KQ बटे हुए A का स्क्वायर। ये समीकरण 2, यानी EA निकल गया, EB निकल गया। आप देख रहे होंगे कि EA और EB दोनों के मान क्या है, EA का मान बराबर है EB का मान, परिमाण में दोनों बराबर हैं, दिशा अलग अलग है, इनकी दिशा अलग है। मैंने चित्र में समझाया आपको कि इनकी दिशा कैसे है, ऐसे दिशा है, A के कारण तो ये दिशा है EA की, और B के कारण ये दिशा है EB की। इनके बीच में कोण कितना है, थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो हम कैसे निकालेंगे मान, सूत्र लिखेंगे E बराबर है वर्गमूल EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB कोस 60 डिग्री। अब EA बराबर है EB, दोनों मान बराबर हैं, इसकी सहायता से हम यहाँ EA EB के मान बराबर हैं, तो क्या लिख देंगे कि E बराबर है वर्गमूल EA का स्क्वायर प्लस EB की जगह क्या रख दो, EA रख दो, EA का स्क्वायर 2 EA, EB की जगह क्या रखो, EA
और कोस ऑफ 60 डिग्री, कोस ऑफ 60 डिग्री। ये देखो ई ए का स्क्वायर है, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, तो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन लोगे तो बन गया हमारे पास ई बराबर है ई ए बार आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 + 1 + 2 कोस 60, 2 कोस 60 डिग्री। मान रखें ये तो ई ए हो गया वर्गमूल में, ये 1 + 1 + 2 कोस 60 का मान कितना होता है, आप सबको याद होगा कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास ई बराबर है ई ए वर्गमूल में 1 + 1 + 1, कितना हो गया 1 और 1 और 1, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो वर्गमूल 3 ई ए। और ई ए का मान अपने को याद है, तो ई बराबर है वर्गमूल 3 के क्यू बटे हुए ए का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के दो सिरस ए व बी पर समान आवेश क्यू रखे हैं, तो इनके कारण तीसरी भुजा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखने लायक है। ये कहता है किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर, भार हमें पता है mg होता है, भार का सूत्र क्या होता है mg। m क्या है द्रव्यमान किसका प्रोटॉन का, और g क्या है गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी पृथ्वी के कारण किसी द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला त्वरण क्या कहलाएगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो F किसके बराबर होता है mg, ये बाहर का सूत्र है। और ये क्या कहता है कि जो गुरुत्वीय बल है वो विद्युत बल के बराबर करना है हमें, शर्त है ये आपकी शर्त दे रखी है। ये देख लीजिए प्रोटॉन का भार के बराबर विद्युत बल लगाना है, तो F बराबर है Fg। और हम जानते हैं कि Fg का मान किसके बराबर होता है, Fg का मान होता है mg, और विद्युत बल F किसके बराबर था Q × E। Q क्या है यहाँ पर आवेश और E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, दोनों की तुलना करो क्या हो जाएगा, दोनों की जब तुलना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा mg बराबर है Q × E। हमें निकालना क्या है E, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो E किसके बराबर हो जाएगा mg बटे हुए Q। m क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6, मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद भी कर लेना इसको कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना आता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। आपको याद होना चाहिए, ये 11th क्लास में कई बार आया है ये कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। इतना ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, ये बात भी ध्यान रखें। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कहीं आ जाए तो वो भी 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। फिर क्या था जी का मान कितना होता है 9.8, यानी इसको लगभग 10 लिखा जा सकता है। तीसरी बात थी हमारे पास क्यू, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश होता है लेकिन इनकी प्रकृति अलग होती है। तो आवेश कितना होता था 1.6 × 10⁻⁻19, 19। ये तीनों वैल्यू रख के देखो तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपका M रखोगे 1.67 10⁻27 गुणा में G कितना हो गया लगभग 10 बटे हुए आवेश का मान कितना हो गया है 1.6 × 10⁻19।
1.6 गुणा 10 की माइनस 19। जब हम इसको काटेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये तो है 27, ये है 19, कितना बचेगा, जब 19 और 27 जब हम इसको काटते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 9। और ये आपका एक वैल्यू दे रखी है 10, इससे काटोगे 1 जीरो और कम हो जाएगी, 1.6 को 1.67 से इसको भाग देना है, तो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा वो आप भाग दे के आंसर देख सकते हैं। वो आपका आंसर हो जाएगा, मैं भाग, तो जब हम इसका भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा ई बराबर है 1.043 गुणा में 10 की घात -7 न्यूटन प्रति कूलम, एन प्रति कूलम। ये आपका आंसर निकल जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको आसानी से कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि दोनों के दोनों एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे हुए हैं, यानी उनके दोनों हैं, उनको एक जैसे विद्युत क्षेत्र में रखा। उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख पाएंगे। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, हम जानते हैं कि बल, कूलाम बल Fc, सी का मतलब कूलाम बल किसके बराबर था, Q × E। और दूसरा, जब त्वरण कितना दे रखा A, तो बल क्या होता है, F बराबर है A × M। यानी न्यूटन का नियम क्या था कि बल बराबर होता है मास × S रिलेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है, बल के बराबर, समीकरण 1। और कूलाम के नियम से क्या था, आवेश गुणा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होता है, बल। तो दोनों हमने त्वरणों का अनुपात निकालना है, विद्युत क्षेत्र एक जैसे दे रखे, तो इन्हीं की तुलना कर लें। इनकी तुलना करोगे तो दोनों समीकरणों की तुलना करो तो सूत्र क्या बन गया, AM बराबर है QE। और यहाँ से A का मान क्या हो गया, यानी त्वरण बराबर है आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे द्रव्यमान। इस सूत्र का हम प्रयोग कर लेंगे। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो गया, A बराबर है QE बटे हुए M। किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन, A के पैरों में इलेक्ट्रॉन लिख लिया, आवेश के पैरों में इलेक्ट्रॉन लिख दिया, M के पैरों में इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर है इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। दूसरा क्या है, प्रोटॉन, AP, पीली से लिख दिया, इसका भी यही सूत्र हो जाएगा QPE बटे हुए MP। अनुपात निकालना हमने इनका, यानी अनुपात निकालना तो भाग दे देंगे, इसको इससे भाग दे देंगे। देखिए E दोनों में समान है, E दोनों में समान है, ये हम रख देंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, समान, तो आवेश भी कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, क्या बचेगा, सिर्फ AE बटे हुए AP बराबर है 1/ME बटे हुए 1/MP। और इसको पलट देंगे तो हमारे पास क्या हो गया, AE बटे हुए AP बराबर है MP बटे हुए ME। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये त्वरणों का अनुपात हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, या प्रोटॉन का त्वरण प्रोटॉन के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में इन आवेशों को रखा हमने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। देखो विद्युत क्षेत्र एक जैसा हो गया दोनों का, दोनों के ऊपर आवेश भी एक समान हो गए, क्योंकि 1.6 गुणा 10 की -19 होता है। तो परिवर्तन कौन करेगा, द्रव्यमान। तो अब द्रव्यमान के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका त्वरण कम, जिसका द्रव्यमान कम उसका त्वरण ज़्यादा। तो अनुपात पूछा था इसने, अनुपात पूछा था तो हमारे पास आंसर में क्या लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन बटे हुए प्रोटॉन का त्वरण बराबर है
प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार फिर मैं आप सबकी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, आप सबके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करता हूँ, और आपको मेरे बनाए हुए वीडियो से आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनी हुई होगी, मैं यही उम्मीद करूँगा। मैं इसी मेहनत और विश्वास के साथ आपसे जुड़ा रहूँगा। आप भी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएंगे और उन सब बच्चों की पढ़ाई निरंतर बनी रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।